नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू एस.एन.एम एजुकेशन। मैं हूं आपका फ्रेंड अभिषेक कथुरिया और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म। जैसा कि हम जानते हैं कि जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इसमें से हम अक्सर क्वेश्चंस को आते हुए देखते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, इन एंशिएंट इंडिया द टर्म कुटागढ़शाला वॉज। देखो, जनरली क्वेश्चंस टर्म्स के ऊपर भी आते हुए देखेंगे। टर्मिनोलॉजी एंशिएंट और मिडीवल हिस्ट्री में खासकर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी बन जाती है, तो हम टर्म्स को हमेशा अपने फोकस में रखेंगे कि हम टर्म्स को समझें कि उनका क्या मीनिंग था। कुटागढ़शाला, तो कुटागढ़शाला क्या चीज़ थी? A place where intellectual debates among Buddhist mendicants took place. B, a place housing artifacts of high value. C, an open place where royal religious processions took place. D, a subsidized public homestay for travelers around the kingdom. तो कुटागढ़शाला को अगर हमने समझना है तो हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि एंशिएंट इंडिया में फिलॉसफीज बहुत ज़्यादा इमर्ज हो रही थी। अकॉर्डिंग टू सम बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स, एंशिएंट इंडिया में देयर इमर्ज्ड अराउंड 64 फिलोसफीज। और ये फिलोसफीज किस चीज के ऊपर थी? दे वर जनरली आस्किंग टू मेजर क्वेश्चंस, हु एम आई एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लाइफ। तो इन्हीं फिलोसफीज के ऊपर बहुत ज़्यादा टीचर्स सामने आए जो उन्होंने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सामने रखे। और ये टीचर्स जनरली ट्रैवल किया करते थे, और ये जब ट्रैवल करते थे तो कहीं पे रुक के आपस में डिबेट किया करते थे। जिस जगह पे ये लोग आपस में डिबेट करते थे उसको हम बोलते हैं कुटागढ़शाला। सो कुटागढ़शाला रेफर्स टू अ प्लेस वेयर इंटेलेक्चुअल डिबेट्स अमंग बुद्धिस्ट मेंडिकेंट्स टुक प्लेस। अगर हमें हमारे सामने ये टर्म पहली बार आ रही है तो भी हम समझ सकते हैं कि कैसे हम आंसर तक पहुंच सकते थे बिना इस चीज़ को समझे कि इसका क्या मीनिंग था। कुटागढ़शाला में एक टर्म है शाला। शाला मीन्स स्कूल। जैसे कि इस टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की कुछ स्कीम्स चल रही हैं, शाला दर्पण, शाला सिद्धि, तो आप इस चीज़ से समझ सकते हो कि मे बी समथिंग रिलेटेड टू डिबेट एंड डिस्कशन। तो कुटागढ़शाला लिटरली रेफर्स टू अ पॉइंटेड हट, अ हट विद अ पॉइंटेड रूफ, जहाँ पे डिबेट्स हुआ करती थी अबाउट रिलीजियस फिलोसफीज। तो लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट आंसर। तो आंसर इज ए। Which among the following is are associated with Buddhist councils? तो बुद्धिस्ट काउंसिल्स हमने आते हुए देखे एंशिएंट इंडिया में, जिनको कुछ पैट्रन्स मिले, कुछ राजा थे जिन्होंने उनको पैट्रनाइज किया। तो इन टोटल हम 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स को आते हुए देखेंगे। इस चीज़ के बारे में हमें बहुत ही क्लियर होना चाहिए हमेशा, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन है तो कभी गलत नहीं होना चाहिए। तो हम ये देखेंगे कि जो गौतम बुद्ध हैं उनकी डेथ होती है 483 BC में, और जिस ईयर में उनकी डेथ हुई उसी टाइम पे ही हम फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को आते हुए देखेंगे। और उस टाइम पे रूलर कौन थे? मगध के अजातशत्रु। अजातशत्रु हमें पहले पैटर्न के तौर पर दिखे जिन्होंने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को पैटर्नाइज किया। इस बुद्धिस्ट काउंसिल का क्या आउटकम था? यहाँ पे हमारे सामने 2 इंपॉर्टेंट टेक्स्ट निकल के आए जिनको हम बोलते हैं विनय पिताका और सूत पिताका। विनय पिताका इज बेसिकली अबाउट जो मंक्स एंड नन्स हैं, जो मठ में रह रहे हैं, बुद्धिस्ट संघा में रह रहे हैं, उनको किन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। विनय पिताका इज अबाउट दैट। सूत पिताका इज अबाउट जनरल टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने जो उनकी सेइंग्स हैं उनको कंपाइल किया गया है अबाउट जनरल किस तरीके से इन रूल्स को फॉलो किया जाना चाहिए बाय कॉमन पर्सन्स। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हमारा 100 ईयर्स बाद हुआ। 483 BC में हमारा फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, दिस इज बुद्धिस्ट काउंसिल, इट अकर्ड इन 383 BC, और इसके पैटर्न थे नेक्स्ट डायनेस्टी के रूलर काल अशोक। शिशुनागा डायनेस्टी हमने देखा था मगध में रूल करने आ गई थी, जिसके एक इंपॉर्टेंट रूलर थे काल अशोक। और इस बुद्धिस्ट काउंसिल में एक आउटकम आता है
कि बुद्धिज्म में हम पहले स्प्लिट को देखते हैं। बुद्धिज्म में महासंघिकास और स्थाविरवादिन्स दो सेक्ट इमर्ज हो रहे हैं। महासंघिकास स्थाविरवादिन्स। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जैसे कि हम सब जानते हैं कि इट वॉज हेल्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ अशोक। और यहाँ पर हम एक और कैनोनिकल टेक्स्ट इमर्ज होते हुए देखेंगे विच वॉज अभिधम्मा पिताका। तो बुद्धिज्म में त्रिपिताका की बात करी जाती है। थर्ड टेक्स्ट था अभिधम्मा पिताका, जो कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी को जो अभिधम्मा पिताका है वो बुद्धिस्ट जो टीचिंग्स है उनको फिलोसफिकल एंगल में दिखाने की कोशिश करता है। इट अकर्ड इन द ईयर 250 BC। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हमारा होता है कश्मीर वाले रीजन में अंडर द पैट्रोनेज ऑफ कनिष्क। फर्स्ट सेंचुरी एडी में हुआ ये, या जिसको हम फर्स्ट सेंचुरी कॉमन एरा CE भी बोल देते हैं। तो इस टाइम पे हमने सबने इस चीज़ को हमें पता होगा कि बुद्धिज्म में एक बड़ा स्प्लिट हुआ महायान बुद्धिज्म और हीनयान बुद्धिज्म में। एक्चुअली में ये जो सेकंड स्प्लिट हुआ था महासंघिकास और स्थाविरवादिन्स, ये स्प्लिट उसी की ही आगे चल के एवोल्यूशन थी। तो क्वेश्चन के ऊपर वापस चलते हैं। तो कौन कौन से रूलर्स थे जिन्होंने पैट्रोनाइज किया था जो एसोसिएटेड थे बुद्धिस्ट काउंसिल के साथ? तो अशोक, अजातशत्रु एंड कनिष्क। महापद्मा नंदा नहीं थे। तो आंसर वुड बी 1, 2 and 3 and answer is A. Third question, with reference to Indian history, who among the following is a future Buddha? ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, पास्ट यूपीएससी का क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रहे हैं, जो कि जन्म लेगा दुनिया को सेव करने के लिए। अ फ्यूचर बुद्धा। देखो बुद्धिज्म में एक कॉन्सेप्ट है बोधिसत्व का। तो ऐसे कई हम बोधिसत्वास को पढ़ते हैं, उन्हीं में से एक बोधिसत्वा थे जिनको फ्यूचर बुद्धा के तौर पर देखा जा रहा था कि ये आगे चलकर फिर से दुनिया पर जन्म लेंगे और गौतम बुद्ध की तरह टीचिंग्स को फैलाएंगे, गौतम बुद्ध की ही टीचिंग्स को वो आगे लेके जाएंगे। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मैत्रेय। अलग अलग बोधिसत्व के अलग अलग इंपॉर्टेंस थी। मैत्रेय की इंपॉर्टेंस ये थी कि ही विल इमर्ज एज अ फ्यूचर बुद्धा। आंसर इज सी। नेक्स्ट, which one of the following describes the best the concept of nirvana in Buddhism? देखो बुद्धिज्म की अगर नॉलेज को हम समझें तो गौतम बुद्ध ने कहा कि देयर आर 4 नोबल ट्रुथ्स, और वो क्या हैं? पहला, देयर इज सफरिंग इन द वर्ल्ड। सेकंड, उस सफरिंग का देयर इज अ कॉज। सफरिंग ऐसे नहीं है कि बिना किसी कॉज के हो रही है, देयर इज अ कॉज फॉर दैट, बिहाइंड दैट सफरिंग। थर्ड, देयर कैन बी सीजेशन ऑफ सफरिंग, इस सफरिंग को रोका जा सकता है। फोर्थ, उसको रोकने के लिए एक मार्ग है, देयर इज अ पाथ टू एंड दिस सफरिंग। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर हमने सफरिंग को खत्म करना है, उसको खत्म करने के लिए हमें उसके कॉज को खत्म करना जरूरी है। कॉज क्या है सफरिंग का? गौतम बुद्ध ने कहा कि हमारी जो डिजायर्स, दीज आर द कॉज बिहाइंड सफरिंग विच इज देयर इन द वर्ल्ड। अगर हमें इस कॉज को खत्म करना है, डिजायर्स को खत्म करना है, देन वी शुड फॉलो 8 फोल्ड पाथ। और अगर हम 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करेंगे तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? वी विल अचीव निर्वाणा। तो ये भी यूपीएससी क्वेश्चन ही है जिसके ऊपर कंफ्यूजन थी कई बार बच्चों को कि क्या इसका आंसर होगा। पेपर एग्जाम होने के बाद भी काफ़ी बच्चों के आपस में डिबेट्स हो रही थी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। यूपीएससी ने भी इसका आंसर दिया, द एक्सटिंक्शन ऑफ फ्लेम ऑफ डिजायर्स। तो डिजायर्स ही हैं जो अल्टीमेटली हमारी सफरिंग का कारण बनती हैं। डिजायर्स के ऊपर अगर हमने विजय प्राप्त करनी है तो हमें 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करना पड़ेगा। 8 फोल्ड पाथ का मतलब है बैलेंस को बनाना, राइट लिविंग को परस्यू करना, जिससे अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म हम अपने अंदर कुछ क्वालिटीज़ को डेवलप कर लेते हैं। बुद्धिज्म में हम पारामितास की बात करते हैं, 10 क्वालिटीज़ को, उनको डेवलप करके हम निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज जैनिज्म से रिलेटेड है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सर्टेन बिलीफ्स ऑफ सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म। तो जैनिज्म में दो सेक्ट हम पढ़ते हैं, श्वेतांबरा एंड दिगंबरा। तो पहला है दिगंबर्स बिलीव दैट वुमेन कैन नॉट अचीव लिबरेशन विदाउट फर्स्ट बीइंग रीबॉर्न एज अ मैन। सेकंड कह रहा है दिगंबरा monks आर नॉट अलाउड एनी पोजेशंस, नॉट इवन पर्सनल बेगिंग बाउल्स। इस चीज को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इन सेक्ट्स को समझना पड़ेगा, ये सेक्ट्स क्यों इमर्ज हुए और इनकी क्या अंडरलाइंग फिलॉसफी थी। जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध वाले रीजन पे रूल कर रहे थे तो उस टाइम पे बहुत बड़ा अकाल आता है मगध वाले रीजन में। तो अ सेक्शन ऑफ जैन मंक्स डिसाइड्स कि हमें इस जगह को छोड़ देना चाहिए अगर हमें जैनिज्म की जो 5 वॉव्स हैं उनको फुलफिल करना है। तो उस टाइम पे अ सेक्शन ऑफ मंक्स मगध को छोड़ के कर्नाटका वाले रीजन में चला जाता है अंडर लीडरशिप ऑफ ए पैट्रन मंक जिनका नाम था भद्रबाहु। और कुछ एक सेक्शन ऑफ मंक्स था जो यहीं पे रहने को डिसाइड करेगा कि हम मगध को छोड़ के नहीं जाएंगे। और उस टाइम पे जो वो वाले मंक्स वर अंडर अ लीडर जिसको हम बोलते हैं स्थूलभद्रा। तो दोज हु स्टेड बैक were under the leadership of स्थूलभद्रा, S for स्थूलभद्रा, S for stayed back, and जो लोग चले गए थे they were under the leadership of भद्रबाहु। आगे चल के इन दो सेक्ट्स, इन दोनों डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ मंक्स में सेक्ट इमर्ज होता हुआ हम देखेंगे। भद्रबाहु वाले ग्रुप को हम बोलेंगे दिगंबरा और स्थूलभद्रा वाले ग्रुप को हम बोलेंगे श्वेतांबरा। जो दिगंबरा मंक्स हैं, दिगंबरा का मतलब होता है स्काई क्लैड, जो कोई भी जिन्होंने वस्त्र को धारण नहीं किया हुआ। श्वेतांबरा निकला है श्वेत वर्ड से, श्वेत मतलब वाइट क्लोथ्स, वो वाले जैन मंक्स जो कि वाइट क्लोथ्स को जिन्होंने धारण किया हुआ है। तो दिगंबरा जो सेक्ट था वो थोड़ा ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स था, ज़्यादा रिजिडली जैनिज्म की जो टीचिंग्स हैं उनको फॉलो करने की बात करता था। तो अब हमें इस चीज़ को पता लग चुका है कि वो ज़्यादा रिजिड थे अपनी आउटलुक में। तो इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। दिगंबरास बिलीव दैट वुमेन कैन नॉट अचीव लिबरेशन विदाउट फर्स्ट बीइंग रीबॉर्न एज अ मैन। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, दिगंबरास यही बिलीव करते थे कि वुमेन को अगर लिबरेशन अचीव करनी है तो उनको पहले अच्छे कर्म करके अगला जन्म एज अ मैन लेने की कोशिश करनी है और उसके बाद दे कैन अगेन परस्यू पेनेंस और उनको सेल्वेशन मिल सकती है। दिगंबरा मंक्स आर नॉट अलाउड एनी पोजेशंस, नॉट इवन पर्सनल बेगिंग बाउल्स। ये स्टेटमेंट गलत है। दिगंबरा जो मंक्स थे उनको कुछ पोजेशंस अलाउड थी, जैसे कि वो अपने बेगिंग बाउल को अपने पास रख सकते थे और साथ ही साथ वो ब्रूम भी रख सकते थे, झाड़ू भी रख सकते थे जो कि फेदर से बनाया जा रहा है, ताकि जब वो ट्रैवल कर रहे हैं उनके सामने अगर कोई इंसेक्ट आ जाए तो उसको वो हटा लें और उसकी वायलेंस में वो उनसे किसी तरीके से भी किसी की जीव की हत्या ना हो जाए, गलती से भी उनसे वायलेंस प्रैक्टिस ना हो जाए। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। सो थैंक यू फॉर टुडे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़, थैंक यू।